गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका पेपर जो भी है, जीडी का, यूपीएसआई का, एमटीएस का और भी जो भी पेपर हो, वहाँ से झीलों से क्वेश्चन आते हैं। मैं ऐसे टॉपिक खोज खोज के वीडियो बना रहा हूँ जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो आपका भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं खोज खोज के उन चीज़ों को ला रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में काम आए, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, समझें। मैं चित्र के माध्यम से भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आपका कर्तव्य ये बनता है उसको ध्यान से समझें। प्लस मैं जिन चीज़ों को बोलूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि वो पेपर में आ सकती हैं। अतः आपको उनको रट डालना है, याद कर लेना है। आप एक कॉपी ले लीजिए, आप अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप उसको वहाँ पर कॉपी पर लिख लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, तैयार हो जाएगा। तो झीलों से क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा आते हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, कुछ मैपिंग भी कर दूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और यहाँ से गड़बड़ नहीं होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरुआत जम्मू कश्मीर मतलब सबसे ऊपर भारत के क्षेत्र से करते हैं। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, इतना तो जानते हो आप। जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं उसमें वुलर झील, डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, नागिन झील, पोंगछो झील, मिरीरी झील, गंगावल झील। एक बात याद रखिएगा, जिनके लास्ट में नाग शब्द हो, इतना तो जानिएगा कि वे जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। लेकिन उसमें से दो झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। एक है वुलर झील और एक है डल झील। ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि दोनों की दोनों कश्मीर से रिलेटेड हैं। और ठंडियों में डल झील जम जाती है, मतलब नीचे पानी रहता है, ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है, लोग इसके ऊपर चलते हैं। तो ये दोनों झीलों का नाम आपको जम्मू कश्मीर से जोड़कर पढ़ना है। और ये जो बेरीनाग, शेषनाग, कैसरनाग, नाग शब्द अगर आए तो समझ लेना कि वो झीलें जम्मू कश्मीर की हो सकती हैं। दो तरीका बता दिया, आप इनको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दोनों। चलते हैं आगे, अभी आपको मैपिंग भी हम करवा देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिनको मैं बोलूँ कि इम्पॉर्टेंट है वो आपके कॉपी में होना चाहिए या फिर आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर झीलों की बात करें तो यहाँ पर भृगु झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील। इसमें से रेणुका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो रेणुका झील है कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। और उसके साथ भृगु भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेणुका झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो झीलें हैं नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपता ताल, राकसताल, मालाताल। जिन झीलों के लास्ट में ताल शब्द लगा हो तो समझ लीजिएगा कि वो उत्तराखंड की हैं, और जहाँ नाग शब्द लगा हो समझ लीजिएगा वो कश्मीर की हैं। और इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नैनीताल की झील और ये सात ताल की झील। ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ताल शब्द से ही आप याद कर लेंगे कि ये गलत नहीं होगा। उत्तराखंड की झीलें सरल हैं, इसलिए जल्दी नहीं पूछा जाता, लेकिन जनरली आप इनको जानते रहिएगा। चंडीगढ़ की ये जो झील है सुखना झील, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है और अभी भी चर्चा में थी कुछ समय पहले, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। चंडीगढ़ की जो सुखना झील है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि चंडीगढ़ में सुखना झील है। राजस्थान में भी कई झीलें हैं, राजसमंद, जयसमंद, नक्की झील, सांभर झील, फतेह सागर झील, लूनकसर झील, डिडवाना झील। अब बता रहा हूँ इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है। एक यहाँ जो दिया है सांभर झील, ये खारे पानी की झील है। राजस्थान में आप जानते हो इससे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और देखिए, झीलें दो प्रकार की होती हैं, एक ताजे पानी की झील मतलब मीठी पानी की झील जिसका पानी पी सको, एक खारे पानी की झील जिसका पानी खारा हो। सांभर झील का पानी खारा है। अब एक बात समझिएगा, झील का पानी खारा क्यों हो जाता है। जिन झीलों में पानी आता रहता है और निकलता रहता है वो झीलों का पानी ताज़ा बोला जाता है और वो मृद जल होते हैं, पीने योग्य होते हैं। लेकिन जिन झीलों का पानी बहुत कम आता है और निकलता नहीं है, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, तो वो उन झीलों का पानी खारा हो जाता है। तो राजस्थान में आप जानते हो, राजस्थान में मरुस्थल है, वहाँ पर पानी बहुत कम है, और जो कहीं इकट्ठा भी होता है वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सांभर झील का पानी खारा है। लेकिन सांभर झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक डिडवाना झील दिया है, देख रहे हो आप, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इसके अलावा अगर आप नक्की भी याद कर सको तो कर लेना, लेकिन ये सांभर झील और डिडवाना झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान की हैं, याद रखिएगा। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो लोनार झील यहाँ की, यहाँ पोवाई झील भी है महाराष्ट्र में, लेकिन लोनार झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। आप वीडियो से ही याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा, पेपर में काम देगा। कर्नाटक में बेलांदूर झील है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानते रहेगा। केरल का ये जो वेम्बनाड और अष्टमुदी है, ये दोनों के दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको दोनों याद होना चाहिए। वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील केरल में है। सिक्किम की ये जो झील दिख रही है, कहीं कहीं सोंगमा लिख के मिलता है, कहीं कहीं सोंगमो लिख के मिलता है, तो जानते रहेगा सिक्किम में सोंगमो झील है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला है मणिपुर का लोकटक झील, ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मणिपुर का लोकटक झील। उड़ीसा में चिल्का झील है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। चिल्का झील है, खारे पानी की झील है, क्योंकि समुद्र का पानी इसमें आता रहता है। अभी मैं मैपिंग करवा देता हूँ, थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको। बात तेलंगाना की करें तो हुसैन सागर और नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, कृत्रिम झीलें हैं ये, मतलब मनुष्य ने अगर बांध बना लिया तो पीछे पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो वहाँ जो झील बनती है उसे बोलते हैं कृत्रिम झील। तो नागार्जुन सागर झील और हुसैन सागर झील तेलंगाना में, नागार्जुन सागर का फैलाव आंध्र प्रदेश तक है। आंध्र प्रदेश में जो है कोलेरू और पुलिकट झील, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोलेरू और पुलिकट झील, याद रखिएगा, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु की जो ये झीलें दे रखा है, कोडाई कनाल और कालीवेली, ये दोनों में से कोडाई कनाल झील जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा तमिलनाडु में वीरनाम भी झील मिलता है, चेम्बर मक्कम झील मिलता है तमिलनाडु में, तो वो भी आप जानते रहेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यही कोडाई कनाल, इसको आप याद रखिएगा। हरियाणा में आपको मिलेगा सूरजकुंड झील, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ से समझिएगा, कुछ बातें समझा रहा हूँ मैं, ध्यान समझिएगा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, और चिल्का झील एक लैगून झील है, जिसके कारण इसका जल खारा होता है। अब मैं आपको लैगून समझाता हूँ ये क्या है। दक्षिण भारत की ये जो है सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, और ये उड़ीसा में स्थित है, और यह एक लैगून झील है। आइए इसको समझाते हैं हम आपको। ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और उड़ीसा में चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये उड़ीसा आपके सामने होगा, और ये वाला पार्ट उड़ीसा वाला पार्ट है, मैं कवर कर रहा हूँ। देखिए ये पूरा उड़ीसा राज्य है, ये किनारे ऐसे लगा हुआ है। तो इसमें आप देखिएगा उड़ीसा में ये वाला पार्ट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंदर जाके बाहर आया हुआ है, मतलब इसकी संरचना ऐसे मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे है। तो होता क्या है कि समुद्र का जल ऐसे अंदर जाता है, इसमें अंदर जाता है, और लौटते वक्त जाते वक्त ढेर सारी मिट्टी कंकड़ और भी समुद्र में जो गंदगियाँ होती है ले जाता है। लौटते वक्त यही सब आके यहाँ इसके मुहाने पे फंस जाता है, और ये क्षेत्र बंद हो जाता है, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इससे यहाँ झील बनी हुई है। तो ये समुद्र का पानी अंदर जाएगा, सिंपल सी बात, खारे पानी का झील हो जाएगा। दूसरी बात, ये बंद है तो एक झील हो जाता है। तो ऐसी झीलें जो इस तरह से बनी हुई है किनारे किनारे पर, इनको लैगून झीलें कहा जाता है। तो ये वाला एक लैगून झील है, इसके साथ साथ उड़ीसा में है, इसके साथ साथ इसका नाम चिल्का है, और इसके साथ साथ ये खारे पानी की झील है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो चिल्का झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जबकि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कश्मीर की है जो वुलर झील है। याद रखिएगा, दोनों में अंतर है, ये खारे पानी की है, वो मीठे पानी की है। यहाँ पर देखें, जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ यहाँ लिखा है। पुलिकट झील भारत की दूसरी, दरअसल पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पर देखिए, कभी कभी समुद्रों में अवसादों के कारण लैगून झीलों का मुहाना अवरुद्ध हो जाता है, ऐसी स्थितियों में लैगून झीलों का निर्माण होता है। यहाँ पर देखें, ऐसी स्थिति में लैगून झीलों का सागर से सीधा संपर्क नहीं रह जाता, अभी मैंने बताया अवरुद्ध हो जाता है। जैसे गोदावरी एवं कृष्णा नदी के डेल्टा में स्थित है कोलेरू झील, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा में कोलेरू झील स्थित है। यही मैं आपको बताना चाहता था कि दो नदियों के डेल्टाओं में कोलेरू झील है। मैं आपको बताता हूँ कैसे है। देखिए, भारत का मैप तो आपको याद आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको नीचे ले चल के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, इधर से आई है ये गोदावरी नदी, ये आई है, और इधर से आई है ये कृष्णा नदी, ये आई है। जब नदियाँ अपने मुहाने के पास पहुँचती हैं, मतलब इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये क्या करती हैं, इधर से जितनी मिट्टियाँ काट के लाई रहती हैं यहाँ फैला देती हैं, तो फैला देती हैं तो बनता है यहाँ पर डेल्टा, और इधर से भी ये काट के लाती हैं, यहाँ फैला देती हैं और बनता है डेल्टा। तो इधर वाला मिट्टी ढेर सारा, इधर वाला मिट्टी आपस में मिल गया है, और ये क्षेत्र जाम हो गया, तो इधर का पानी ढेर सारा यहाँ इकट्ठा हो गया है। तो ऐसे ही
कोलेरू झील का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलेरू झील किन नदियों के बीच में है, या फिर कोलेरू झील, या फिर ऐसे पूछ लेगा कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में कौन सी झील है। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने आपको बता दिया कि लैगून झील कैसे बनती है। अगर ना समझ में आए तो पलट वीडियो पीछे जाकर फिर से देख लीजिएगा। और अगर पूछा जाए कि कौन ये झीलें, मतलब कौन सी झीलें लैगून झीलों में आती हैं, तो पहली बात चिल्का झील तो आएगी, हमने समझा भी दिया था। कोलेरू झील भी उसी में आएगी, और वेम्बनाड और अष्टमुदी झील भी उसी में आएगी। मतलब चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, ये तमाम झीलें लैगून झीलों के अंतर्गत ही आती हैं। झील हैं, बस झील के प्रकार में लैगून झील है। एक और क्वेश्चन पूछता है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर है। मतलब कि तमिलनाडु जहाँ खत्म होता है वहीं से आंध्र प्रदेश शुरू होता है, आप भारत के मैप में जानते हो। तो जहाँ पर दोनों की सीमाएं आपस में टच करती हैं वहीं पर एक झील बनी हुई है, उस झील का नाम है पुलिकट झील। ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा मैं मैपिंग दिखा देता हूँ आपको। ये भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। इधर वाला पार्ट ये तमिलनाडु है, और ये वाला पार्ट इधर वाला ये आंध्र प्रदेश है। तो इनकी सीमाओं पर यहाँ पर है पुलिकट झील, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पुलिकट झील मिलेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर पुलिकट झील है। दूसरी बात, यहीं एक बात और बता देता हूँ, अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो अपना पांडिचेरी है, जिसे पुदुचेरी बोलते हैं, ये 3 राज्यों में, इसके 4 जिले हैं और 3 राज्यों में है। मैं दिखा देता हूँ। इसका एक जिला, ये जो आप केरल देख रहे हो, केरल में एक जिला इसका माहे है, यहाँ देखिए ये लिखा है माहे, एक जिला यहाँ पर है। दूसरा जिला ये कराईकल है, तमिलनाडु में है, ये पूरा तमिलनाडु वाला पार्ट है, इसी में है इसका एक जिला कराईकल, और दूसरा जिला है पुदुचेरी। और इसका एक जिला और है यनम, जो कि यहाँ है आंध्र प्रदेश में। मतलब पुदुचेरी के 4 जिले हैं और ये 3 राज्यों में है। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। थोड़ी एक बात और जानते रहेगा, अभी जहाँ पर मैंने आपको पुलिकट झील दिखाया था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। एक छोटा सा द्वीप है, पानी के अंदर कोई उभरा हुआ अच्छे तो जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, द्वीप बोला जाता है। तो वहीं पर पुलिकट, उसी झील में पुलिकट द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। ये तो आप जानते हो ना, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। यहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, जानते होगे आप। ये पुलिकट झील में एक द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप, वहाँ पर है। सिंपल सी बात है, जानते रहिएगा। अब एक बात और जानते रहिएगा, वेम्बनाड झील जो केरल में है, उसकी एक विशेषता है। वेम्बनाड झील में एक द्वीप है, उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। होता क्या है कि वहाँ पर नौकायान, आप सुने होंगे, वामन अवतार वाली कहानी सुने होंगे, जिसमें महाराजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग में पूरी पृथ्वी दे दी थी। तो भगवान महाबली जब वापस आते हैं तो उन्हीं के आने के अवसर पर केरल में एक खेल का आयोजन होता है, नौका दौड़। एक लंबी सी सांप की तरह नौका होती है, इसमें आगे से पीछे तक बहुत सारे लोग बैठते हैं और नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है। तो कहाँ होती है ये प्रतियोगिता? ये होती है वेम्बनाड झील में, और उस द्वीप में, वहाँ पर एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप से ही लोग वहाँ पर उस नौकायान प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। तो वेलिंगटन द्वीप याद रखिएगा, वेम्बनाड झील में केरल में है। एक नाम और जानते रहिएगा, जो केरल की लैगून झीलें हैं, वहाँ के स्थानीय लोग कयाल बोलते हैं। केरला भाषा में, केरल में मलयालम बोलते हैं, तो केरला में लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। तो नाम याद रखिएगा, कयाल बोलते हैं। और भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे, वुलर झील है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और एक बात जानते रहेगा, ये जो झेलम नदी है वो वुलर झील से होकर निकलती है, तो इसीलिए उसका पानी ताज़ा रहता है, ठंडा रहता है और मीठा रहता है, खारा नहीं होता। अभी मैंने बताया कि जिन झीलों में पानी रुक जाता है वही खारी हो जाती हैं, जिन झीलों में पानी आता जाता रहता है वो उसकी पानी कभी खारा नहीं होता है। एक और देख लीजिए, गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में झेलम नदी ने ही वुलर झील का निर्माण किया है। मतलब ये जो वुलर झील है झेलम नदी से ही बना है, अर्थात वुलर झील एक गोखुर झील है। अब मैं आपको समझा देता हूँ गोखुर झील होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक बात तो आप जानते होंगे कि नदियाँ जब भी चलती हैं सर्पीलाकार चलती हैं, ऐसे 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 ऐसे, और हर बार अपने मोड़ पर कटान उत्पन्न करती हैं। तो ऐसे ही ये जो गोखुर झील है, जो झेलम नदी ने गोखुर झील बनाई है, मतलब जो वुलर झील का निर्माण किया, कैसे किया है? जब ये ऐसे चलती है तो अपने किनारों पर दबाव डालते हैं, किनारों पर कटान होता है, तो कुछ समय बाद इसकी आकृति ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ये किनारे किनारे काटती रहेगी। एक समय आएगा एकदम पास से गुजरने लगेंगी, और क्या होगा, कभी इतना किनारे, मतलब किनारे इतने पास आ जाएंगे कि ये एक किनारा दूसरे किनारे से जुड़कर आगे निकलेगा। सिंपल सी बात है, जब एक इधर वाला किनारा आकर यहाँ जुड़ गया
और तो यहाँ का इधर वाला पानी तो इधर रुक जाएगा और ये वाला जुड़ के इधर से निकल जाएगा और थोड़ा थोड़ा पानी इधर आता रहेगा। तो इस तरह से जब नदियों के सर्पिलाकार आकार से एक किनारे के दूसरे किनारे के जुड़ने से पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे ही झीलों को गोखुर झील बोलते हैं। और वुलर झील इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। किस नदी से बना है? झेलम नदी से बना है, याद रहेगा। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एक और पूछा जाता है, जो महाराष्ट्र की झील है लोनार झील, ये माना जाता है ज्वालामुखी क्रिया से बना है। ज्वालामुखी क्रिया मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से अगर कुछ निकलेगा ज्वालामुखी के रूप में बाहर आएगा, लेकिन जिस दिन निकलना बंद हो जाएगा तो निकलने वाला स्थान गड्ढे के रूप में खाली रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसमें पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो वो एक झील का रूप ले लेगा। तो ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में वहाँ पर ज्वालामुखी थी, आज ज्वालामुखी बंद हो गया तो उसमें पानी भर गया है और वो झील का रूप ले लिया है। तो महाराष्ट्र का लोनार झील एक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील माना जाता है। अब ज्वालामुखी क्रियाओं से जो झील बनते हैं उनको क्रेटर झील बोलते हैं, क्योंकि ज्वालामुखियों में जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है उसे क्रेटर बोलते हैं। अब क्रेटर में पानी इकट्ठा होगा तो क्रेटर झील ही बोलेंगे, सिंपल सी बात है। अगर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें, मतलब जिधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय है, उधर की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है लोकटक झील। कहाँ पर है? मणिपुर में है। अब एक क्वेश्चन और आता है, वो इसी झील के पास है। मणिपुर में जो कैबुल लामजाओ नामक एक नेशनल पार्क है, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये कई बार पूछा जाता है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये मणिपुर में है, उसी लोकटक झील के पास है। होता क्या है, जब पानी में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होती रहती हैं मिट्टी के रूप में, घास के रूप में, तो एक थोड़ा सा कड़ा संरचना बन जाता है और वो कड़ा संरचना पानी के बाहर आ जाता है, द्वीप के रूप में दिखने लगता है। द्वीप के रूप में अगर उसमें कुछ लोग रहने लगे लेकिन पानी के अंदर है तो धीरे धीरे वो सरकता रहेगा, क्योंकि वो तो मिट्टी और घास है, इसलिए वो धीरे धीरे सरकता रहता है। ऊपर लोग रहते हैं तो वो सरकता रहता है, उसके ऊपर जानवर रहते हैं, इसलिए बोला जाता है कि वो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। याद रखिएगा, कैबुल लामजाओ है, मणिपुर में है। हमने बताया था कुछ झीलें कृत्रिम होती हैं, कुछ झीलें मानव निर्मित होती हैं। कुछ झीलें कृत्रिम होती हैं, कुछ झीलें प्राकृतिक होती हैं। प्राकृतिक झीलें वे होती हैं जो स्वतः बन जाती हैं। कृत्रिम झीलें वो होती हैं कि पानी ऐसे जा रहा है, हमने यहाँ रोक दिया पानी को तो पीछे पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो इकट्ठा हो जाता है तो ये बांध के रूप में, हम यहाँ बांध बना दिए तो इकट्ठा हो जाएगा तो एक झील का रूप ले लेता है। तो ऐसी झीलें जो बनती हैं उन्हें बोला जाता है कृत्रिम झीलें। तो चंबल नदी का पानी रोक कर 3 कृत्रिम झीलें बड़ी स्तर पे बनाई गई। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर यमुना में, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए यमुना में जाकर मिल जाते हैं इटावा के पास। ये तो आप जानते हो, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। लेकिन इसमें जो 3 झीलें बनी वो देखते हैं, क्योंकि हम नदियाँ नहीं पढ़ रहे। ये जो 3 झीलें बनी हैं उसमें से एक मध्य प्रदेश में है, उसका नाम है गांधी सागर झील, और 2 झीलें राजस्थान में है, जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील। ये 2 झीलें राजस्थान में है, बनी है चंबल नदी पर ही, पानी को रोक रोक के बनाया गया है। और मध्य प्रदेश में जो है उसका नाम है गांधी सागर झील, तो जानते रहिएगा इसको भी। और भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मतलब जो मानव द्वारा बनाई गई है, वो है गोविंद सागर झील। कहाँ है? ये सतलज नदी को, पानी को रोककर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी गई हुई है, तो सतलज नदी के पानी को रोककर गोविंद सागर झील बनाया गया है। मतलब बांध है वो, गोविंद सागर बांध कह लीजिए, झील कह लीजिए, क्योंकि बांध बनाएंगे तो पानी रुकेगा, सिंपल सी बात, झील बन जाएगा। तो ये गोविंद सागर झील है, सतलज नदी के पानी को रोककर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। एक नागार्जुन सागर बांध अभी सुने होंगे या फिर झील सुने होंगे, बांध ही झील है क्योंकि कृत्रिम रूप से बनाई गई है। तो कृष्णा नदी के जल को रोककर बनाई गई है। कृष्णा नदी आप जानते हो कर्नाटक से निकली हुई है, कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है। एक और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। यह रिहंद नदी गई हुई है, रिहंद नदी को पानी को रोककर बनाई गई है। तो गोविंद बल्लभ पंत जो झील बनी हुई है वो रिहंद नदी के जल को रोककर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे बनाई गई है। आप सोनभद्र वाला पार्ट देखेंगे तो मिल जाएगा। ये देखिए, आपको उत्तर प्रदेश का ये मैप दिख रहा है, यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये है सोनभद्र, इसी के नीचे यहाँ पर छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ और सोनभद्र के बीच से एक रिहंद नदी निकलती है, यहीं पर इसके जल को रोककर वो झील बनाई गई है। और बात करें अगर रिहंद नदी की, तो ये सोन की सहायक नदी है। सोन नदी और नर्मदा नदी के बारे में बताए थे, अमरकंटक पहाड़ी से दोनों निकलती हैं, यहाँ देखो लिखा भी गया है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद जो है, सोन नदी की सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समेत गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पर हमने झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए हैं। इनमें से सभी फैक्ट जो इनको हमने बोला इम्पोर्टेंट है, वो सच में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो चीज़ें समझाई हैं एक बार समझ लेंगे तो भविष्य में और भी कोई एग्जाम देंगे, आपके पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में ये काम आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से इसको देख के समझिएगा और इसको याद करने की कोशिश करिएगा, आपके एग्जाम में बहुत
काम आएगा। दूसरी बात, अगर कोई टॉपिक आपको ना समझ में आया हो उसको आप कमेंट करके बोलिएगा, उस पर हम वीडियो बना के आपको समझा देंगे। लेकिन आपको भी इस चैनल के लिए कुछ हेल्प करना होगा। आप चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।